सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हो गया एसन टाइप रिएक्शन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो सेकंड पार्ट आता है इसका, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है बेटा। नाउ बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी कि कोई भी आपका RX लिया मैंने और इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अगर एक्वस KOH के साथ करवाते तो क्या होगा? विद एक्वस KOH एसन टाइप मैकेनिज्म चली जाएगी और विद अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन जाती है। ठीक है। तो बेटा देखिए बेटा, इसमें अल्फा बीटा कार्बन पहचानो। अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है? ये फंक्शन ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, यहाँ पे क्या है? बीटा। ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन और इसका H बाहर निकल जाता है एंड ऑलवेज अल्कीन्स आर फॉर्म, प्लस HX बाहर निकल गया तो अल्कीन्स बनता है यहाँ पर। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है? माइनस ऑफ HX। तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन। ऑलवेज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अकर। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पता है क्या होगा? दैट इज डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोहेलो दैट इज HX का रिमूवल। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक बात आएगी कि जो अल्कीन बनेगा, जैसे ये तो सिमेट्रिकल था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूँगा, जैसे कि मैंने ये हैलाइड ले लिया, मान लो कि ये Cl ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH के साथ, तो बेटा कौन सा अल्कीन बनेगा? अब देखो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन हो गए। कौन कौन से? ये तो अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। 2 सिचुएशन से निकल सकता है, कौन सा निकलेगा? बाहर कौन सा जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? या तो पॉसिबिलिटी ये है या फिर पॉसिबिलिटी ये है। दोनों केस में सेम ही बना। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? दैट इज 1 प्रोपी, कोई इशू नहीं, ये भी सिमेट्रिकल की तरह काम हुआ। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया Cl और अब बोला अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको, एक अल्फा एक बीटा, इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन, या तो ये बाहर निकले या फिर ये बाहर निकले। तो निकलेगा कौन सा और बनेगा कौन? और प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे बेटा? एक तो ये बन सकता है प्लस ये बन सकता है, लेकिन वास्तव में कौन सा बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा? तो यहां पर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। वो अल्कीन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट देगी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे चेक करते हैं बेटा? मैं आपको पहले बता दूं, ये बनेगा यहाँ पर 80% और ये बनेगा यहाँ पर 20%। इसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और इसको हम कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। अब डिटेल में समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को। लिखो इसको। नाउ कौन सी अल्कीन बनेगी और क्यों बनेगी वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टेबिलिटी 2 तरीके से बताई जाती है, एक अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल और दूसरा अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। सेटजेफ रूल नाम का रूल है, इतना कोई अच्छा रूल भी नहीं माना जाता। आप हाइपर कंजुगेशन से अपना आंसर हर बार देना, लेकिन सेटजेफ रूल होता है क्या उसको ज़रूर देखो। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बताई जाती है या फिर बताई जाती है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। ठीक है। तो सेटजेफ रूल देख लीजिए। व्हाट इज सेटजेफ रूल? सेटजेफ रूल ये कहता है कि इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स ऑफ हेलोअल्कीन, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ किसका बेटा? हेलोअल्कीन,
ठीक है, मतलब माइनस ऑफ HX हो रहा है कहाँ से, RX से, ठीक है। द अल्कीन फॉर्म, या ऐसे बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूट मोर अल्काइलेटेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे हम लोग, मीन्स ये है कि HX वहाँ से निकलेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास में ज़्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप अटैच हो। समझ में आया? HX कहाँ से निकलेगा, जहाँ से जिस डबल बॉन्ड के साथ मोर अल्काइलेटेड ग्रुप अटैच हो। मोर द नंबर ऑफ अल्काइलेटेड ग्रुप अटैच विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, मोर स्टेबल द अल्कीन इज। ठीक है, सो मोर द alkylated group attach with the doubly bonded carbon atom, more stable the alkene। सीधी सी भाषा में बात करें, जिस अल्कीन के पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये कह रहा है बेटा इस बात को, कौन ज़्यादा स्टेबल, मोर द नंबर ऑफ अल्काइलेटेड ग्रुप। तो अल्काइलेटेड ग्रुप ये है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल है। तो किसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, थर्ड के पास। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। बट सेटजेफ रूल फेल कहाँ हो जाता है, जरा बात समझना। सेटजेफ रूल इस बात को नहीं समझा पाता, इस चीज़ को। अब इस चीज में सेटजेफ रूल कैसे लगाओगे आप, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ अल्काइलेटेड ग्रुप की बात करें, यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, और उसके अकॉर्डिंग तो ये बात कही गई थी कि मोर द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मोर इट्स स्टेबल। तो इसका कैसे फॉलो करें? अगर आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाओगे तो भी नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई निकाल लो, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू निकालो। तो इस केस में याद रखना कि सेटजेफ रूल और हाइपर कंजुगेशन फेल हो जाते हैं समझाने के लिए। तो इसका दूसरा तरीका है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, इसके जुड़ा हुआ कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप और इसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा। ये है आपके पास क्या, फंक्शनल ग्रुप और इसके पास नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा। और अल्फा से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, सबके पास काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन ही मिलेंगे। ऑलराइट, सो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। भाई देखो एक के साथ में 3 जुड़े हैं ना, तो 2 के साथ 6 हो जाएंगे। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 6, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 6। तो इस केस में तो दोनों रूल फेल हो गए, सेटजेफ रूल के थ्रू भी नहीं बता पा रहे हो आप और हाइपर कंजुगेशन रूल के थ्रू भी नहीं बता पा रहे। मैंने आपको कैसे बताया था इसको, कहानी याद है? एक घर में 6 इंसान बैठे हैं और 4 चोर आ गए, तो कहाँ अटैक ज़्यादा होगा? देखो इस कहानी को ऐसे समझना है, मान लो ये घर है और इसके पास 6 हट्टे कट्टे लोग बैठे हैं। ये हट्टे कट्टे लोग हैं, मतलब ये हाइड्रोजन है। अब रात को क्या हुआ, घर में लड्डू बने थे, इसलिए चोर आ थम गए, भूख लगी थी उनको। तो जैसे चोर इसमें आएंगे, कितने चोर आए, 4 आए, 4 चोर आए। जैसे चोर इसमें आएंगे तो ये 6 उसको मार के भगा देंगे, मतलब स्टेबिलिटी यहाँ मिली। ठीक है, मतलब एकता में शक्ति होती है। अब वो कौन सी एकता थी पता नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। ठीक है, अब यहाँ बात आती है सिस और ट्रांस में। तो याद रखना सिस और ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं सिस और ट्रांस। तो आपको पता होना चाहिए सिस और ट्रांस के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस अल्कीन आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन द सिस अल्कीन। क्यों बेटा? अगर हाइपर कंजुगेशन यहाँ लगाने की कोशिश करोगे तो आप देखो जरा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ आएगा तो इसका भी तो आ सकता है।
ठीक है। और यहाँ पर चलो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे प्लेन से आ रहा है, अटैक हो पाएगा, बॉन्ड बन पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर बात करोगे सिस अल्कीन में तो दोनों तरफ से एक ही डायरेक्शन से आ गए, दोनों एक डायरेक्शन से आ गए तो टकरा गए। भाई अल्कीन है, प्लेनर है, प्लेनर है तो इधर से भी हाइड्रोजन आ गया, इधर से भी हाइड्रोजन आ गया, तो रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा क्या इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस वजह से ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल। अब देखना यह था कि ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल ये है, और उसकी कहानी क्या बताई थी हमने कि बेटा वो चोर वाली कहानी याद रखो कि 4 चोर आए तो 6 जने मार के भगा देंगे। पहले तो ये डिसाइड कर लो सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आपने क्या दिया ट्रांस। क्यों है, हाइपर कंजुगेशन थ्रू बता दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड डिस्पर्शन होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ डिस्पर्शन होगा तो यहाँ आएगा, दोनों एक साथ टकरा गए एक ही प्लेन पर तो स्टेबलाइज नहीं होंगे। ये नीचे से अटैक कर रहा है, वो ऊपर से अटैक कर रहा है, पॉसिबिलिटी है स्टेबिलिटी बन पाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ वो 4 चोर मार खा के भाग गए थे, अब क्या हुआ, इन भाइयों में लड़ाई हो गई, 2 भाइयों में, बोले एक घर में 6 जने रह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, हम अलग अलग घर ले लेते हैं, तो अलग अलग घर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। अब आ गए वापस से वो चोर 4, अब वो 4 चोर आएंगे तो क्या करेंगे, इनको मार देंगे। तो एकता में यूनिटी थी ना, तो वहाँ एकता थी, यहाँ एकता चली गई, तो कहानी ये बदले। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, दिस वन, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। हाँ एकता में यूनिटी थी, समझ में आ गई कहानी। तो ये बेटा एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर लेकर। ऑलराइट, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कैसे बताते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इट्स स्टेबल। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा वो अल्कीन स्टेबल होंगे। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मोर इट विल स्टेबल। बात समझ गए तुम, क्योंकि अल्कीन की बता रहे हैं तो फिर अल्कीन की बात होगी। तो सेटजेफ रूल को बस रट लेना, एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है लेकिन अप्लाई कभी मत करना। अप्लाई किसे करेंगे, हाइपर कंजुगेशन को, ठीक है। रिजल्ट इसके थ्रू बताना आप, और जहां तुम अटक सकते थे वहां मैंने बता दिया आपको कहानी क्या है, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल दो, देखो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से समझ में भी आएगा। बीटा एलिमिनेशन में बस एक ही चीज, अच्छा इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा हमने, 3 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, एक होता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है बीटा एलिमिनेशन, और एक होता है अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन। 3 तरह के एलिमिनेशन है। इसको अल्फा बीटा इसलिए कहते हैं, पूरा नाम है इसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन, पूरा नाम बोला जाता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक्चुअली अल्फा के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम कहाँ से निकल रहा है, अल्फा के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम कहाँ से निकल रहा है। अगर वो अल्फा से निकल रहा है तो अल्फा एलिमिनेशन, अगर वो बीटा से निकल रहा है तो बीटा एलिमिनेशन, अगर वो ओमेगा से निकल रहा है तो ओमेगा एलिमिनेशन। तो रिस्पेक्ट किसके बात हो रही है, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो पूरा नाम इसका याद रखना अल्फा बीटा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे। अल्कोहलिक क्यूएच के प्रिंस में, हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। सोच समझ के आंसर देना, जल्दी बोलो भाई। हाइड्रोजन यहां आ सकता है, हाइड्रोजन यहां आ सकता है, सीधी सी कहानी। तो 2 पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और इसका हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है या फिर ये निकल सकता है। तो 2 सिचुएशन क्या बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। स्टेबल कौन सी होगी, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप, इसके चारों तरफ देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी अगर बात करेंगे तो इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होने का सवाल नहीं, और इधर इसके पास 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। बात समझ में आई। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल,
क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? 2। चेक करना बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ निकल सकता है, ठीक है, चेक करते जाओ। एक डबल बॉन्ड ये बन सकता है, एक ये बन सकता है ना? अल्कीन है ना बेटा? मैंने बोला हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो जहाँ अल्कीन आ गया तो उसका सिस और ट्रांसफॉर्म भी तो रहेगा हर बार। जहाँ अल्कीन आ गया वहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म भी तो रहेगा, तो इसका टोटल कितने बनेंगे? 4। बेटा इसका भी तो बन सकता है या नहीं? अरे इसका नहीं बनेगा, अल्कीन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होने चाहिए सिस और ट्रांस डिसाइड करने के लिए। तो इसके तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे? सिर्फ एक ही, लेकिन इसके 2 हो जाएंगे। इसके पॉसिबल प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एक कार्बन पे भाई सिस और ट्रांस की कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए, बट ये कभी नहीं होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए सिस और ट्रांस के लिए। तो यहां तो सेम हो गया ना, इस साइड अलग है, तो इसका क्या सिस और ट्रांस बन पाएगा? नहीं। इसका बन पाएगा? यस, इसका बन पाएगा। तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो देख लो। तो इसका ये भी बन सकता है, प्लस ये भी बन सकता है। तो ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगे। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस, ट्रांस और दिस। भाई पहले तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से बात कर लो। अल्फा हाइड्रोजन कितने? इसके पास तो सिर्फ 2 ही मिलेंगे, इधर तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन 2। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6। मतलब ये तो माइनर होने वाला है, सबसे कम मिलेगा, और ये मिलता भी है कम। ये लगभग 10% मिलता है आपको, ठीक है। ये लगभग आपको 60% के आसपास मिलता है, और ये लगभग आपको 30% के आसपास मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक आप अच्छे से समझ सकते हो क्यों। क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। बच्चे गलती क्या करते हैं? सीधा सीधा लिख देते हैं, और ये बताते ही नहीं कि सिस और ट्रांस भी बनता है उसमें। और वहां पूछता है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछता है वो। तो आप 2 लगा के आते हो, जबकि थे कितने? ऊपर वाले में कितने होंगे? ऊपर वाले में कितने होंगे? सोचो, क्या इसका सिस और ट्रांस बन सकता है? बन सकता है बेटा। भाई देखो, इसके आधार पे थोड़ी बना पा रहे हैं हम तो यहां पे इसके हाइड्रोजन के बेसिस पे बात करेंगे ना बेटा। सेम ग्रुप सेम साइड, वो तो अलग अलग है ना, हाइड्रोजन तो सेम थे ना, तो बन जाएगा। इसके नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन, तो इसके भी पॉसिबल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये गलती मत कर बैठना आपको। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा है तो सोच समझ के आंसर देना, सिस और ट्रांस को भी इन्वॉल्व करनी है, नो डाउट। बताओ बेटा इस पे क्या होगा? व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स? वे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा। इसका नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा से एक चीज निकलेगी, बीटा से एक चीज निकलेगी, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी। तो विद एक्वस KOH अल्कोहल्स बनेगा, इट अंडरगो एसएन टाइप रिएक्शन। तो यहां पर तो क्या होता है, सीधा सीधा एसएन टाइप रिएक्शन हो जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा? Cl बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, मतलब KCl बाहर निकल गया। नीचे की बात करेंगे तो यहां तो एसएन टाइप हो गया क्योंकि एक्वस था मीडियम, ठीक है। यहां पे एसएन टाइप रिएक्शन हो गई, लेकिन यहां पे क्या हो गया? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, यहां बीटा एलिमिनेशन हुआ। और जब बीटा एलिमिनेशन हुआ तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये बन सकता है, प्लस ये बन सकता है। ये और ये अलग हैं क्या? अलग है क्या? नाम देखो इसका, सेम है भाई, सेम आईयूपीएसी नेम कर लो, साइक्लोहेक्सीन। ये भी तो साइक्लोहेक्सीन ही है, सो बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है।
बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं यहां पर, थोड़ा सा चेंज अगर मैंने ऐसे कर दिया इसको, CH3 और Br, और अब बोला अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? What will be the possible product form? हाँ, हमें तो बस Br को हटाना है ना। HBr को हटाना है। अल्कोहलिक KOH है तो बीटा एलिमिनेशन होगा, तो यहां से हट सकता है या फिर यहां से हट सकता है, और कहां से हट सकता है? ये भी बीटा हो गया। 3 जगह से पॉसिबिलिटी हटाने की है। देखो बेटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन भी बीटा है। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात तो एक ही होनी है। चलो मैं तीनों बना के दिखाता हूं आपको। तीनों जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो होगा ये, एक तरफ यहां CH3 रख दें, एक बार डबल बॉन्ड यहां पर, प्लस यहां डबल बॉन्ड CH3 प्लस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, स्टेबल कौन सी होगी? लगाओ हाइपर कंजुगेशन। देख लो बेटा, ये और ये सेम है भाई, 1 2, यहां से 1 2, गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो बात तो सेम ही हो। किसमें? सिस ट्रांस का भी चक्कर पड़ेगा। मैंने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, अभी इन दोनों में बात कर लो। वहां तो पता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस, उस हिसाब से बात हो जाएगी। हाँ जी, दोनों में स्टेबल कौन है भाई? अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर तो कोई अल्फा कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 6। भाई इसके पास 2 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने? 4। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? ये डबल बॉन्ड है, तो इसके पास अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7। विच इज मोर स्टेबल नाउ? तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा ये, और माइनर प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। समझ में आ गई? ये दोनों तो सेम चीज थी। अब अगर पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोलते बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो कितने बना सकते थे? क्या यहां पे सिसो ट्रांस बनता? क्योंकि उधर क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन एक साथ कोलाइड करके। क्या यहां पे सिसो ट्रांस बनता? बिल्कुल बनता है। अब यही चीज तो सीखनी है तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, कि रिंग के अंदर सिसो ट्रांस कैसे ओरिएंट करें। तो बेटा ये याद रखो कि ये डबल बॉन्ड है, इधर ग्रुप है, ठीक है। आप ऐसे चलो, देखो इधर है, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन, उधर CH3, अलग हो गया ना, तो उनके भी हाफ पे बता सकते। इधर तो सेम है, एक बार इस बॉन्ड को हटा के देख लो ना तुम, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, उधर देखो, उधर अलग अलग है। तो अगर वो सेम साइड पे, अगर ये ऊपर की तरफ आ गया तब तो सिस, अगर वो उल्टा कर दिया तो ट्रांस। प्लेन पे बात होगी, प्लेन पे, क्योंकि प्लानर स्ट्रक्चर है। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इस बार भी 3 ही बनते दिखाई दे रहे तुम्हें। आई थिंक बीटा एलिमिनेशन क्लियर हो गया, प्रोडक्ट बता पाओगे आसानी से, ठीक है। नोट डाउन दिस फास्ट। नेक्स्ट, थर्ड, 2 टाइप की होगी नाउ। थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप, थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो पहली रिएक्शन इसमें आ जाती है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? वुड्स रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम। सबसे इजी रिएक्शन जो सबसे आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम को कहते हैं हम लोग, रिएक्शन विद सोडियम को कहते हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन। होता क्या है इसमें कि RX की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं सोडियम के, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल आपको RX के चाहिए होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बनता है? RR बन जाता है, प्लस ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज स्टोरी है। पहली स्टोरी,
कि मीथेन इज नॉट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, मीथेन नहीं बन सकता। क्यों? मीथेन कभी भी वुड्स रिएक्शन के द्वारा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनिशियली हम दो मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं अल्काइल हैलाइड के। अगर कम से कम भी कार्बन का लेके चलोगे तो एक कार्बन लेके चलोगे, तो एक कार्बन लेकर चलोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेन बनेगा, मीथेन। तो क्या हम आंसर बोलेंगे कि मीथेन इज नॉट फॉर्म एज इनिशियली वी टेक वन कार्बन हैलाइड, और वन कार्बन हैलाइड लेके चलोगे तो प्रोडक्ट फॉर्म इज इथेन। बात समझ में आई? तो ये बात याद रखना। तो पहली कंडीशन यही है कि मीथेन इज नॉट फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। दूसरी इसमें बात आती है वाई वी यूज ड्राई ईथर। ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों है? भाई ड्राई ईथर नाम में पता चला कि शुष्क वातावरण होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर मॉइस्चर हुआ तो ये सोडियम जो बैठा है ना, हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर के साथ और ऑक्साइड्स बना लेगा। सोडियम पानी में आग लगा देता है, पता होगा, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। सो ड्राई ईथर इज यूज टू अवॉइड द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ड्राई ईथर जो होता है, ड्राई ईथर इज यूज टू रिमूव द मॉइस्चर। और मॉइस्चर होने से क्या होगा तुम्हें सारी पता का नहीं। ऑल दो क्वेश्चन नहीं आते, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है तीसरा, कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ सुटेबल मेथड, इट्स नॉट अ सुटेबल मेथड for the preparation of unsymmetrical alkanes. अनसिमेट्रिकल अल्केन्स का एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। सिमेट्रिकल के लिए गुड, वेरी गुड, चल जाएगा काम, बट अनसिमेट्रिकल के लिए इट्स नॉट अ गुड मेथड। बाय, बताओ। क्या हुआ? देखो बेटा, पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का चक्कर समझते हैं। अगर आपने ये लिया प्लस सोडियम लिया प्लस ClCH3 लिया, ठीक है, और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाई, तो जो अल्कीन बना वो क्या है? दो कार्बन का है। एक प्लेन पे काटोगे इक्वल हाफ में कट गया। मतलब जब R और R', इसको R' मान लो, जब R और R' सेम हो तब तो वो होता है सिमेट्रिकल। जब R और R' सेम ना हो तो होता है अनसिमेट्रिकल। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये तो सिमेट्रिकल का था, अनसिमेट्रिकल का केस ले लो बेटा। CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ClCC ले लिया और ड्राई ईथर के साथ में करवाएं। तो आपने सोचा कि भैया प्रोडक्ट बनना चाहिए इस बार प्रोपेन, है ना। तो देखो क्या क्या बनता है यहाँ पे, प्रोपेन भी बनता है, इथीन भी बनता है, मीथेन भी बनता है, प्लस इथाइल अल्कोहल भी बनता है, और भी बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर। तो मतलब मिक्सचर इज ऑब्टेन, मिक्सचर बन जाता है। और मैंने कल ही बताया था आपको, जब कहीं मिक्सचर बन जाता है तो इट्स नॉट अ गुड मेथड टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा सब कुछ खर्च होना स्टार्ट होता है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर तुम करना भी चाहो ना, एज अ मिक्सचर इज ऑब्टेन विच इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट एज द बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफर। इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं और इसलिए इसको सेपरेशन करना भी हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाता है। द मिक्सचर इज ऑब्टेन विच कांट बी easily separate as their boiling point are differ। इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इस वजह से इनको सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए वुड्स रिएक्शन इट्स नॉट अ गुड मेथड। नाउ सेकेंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो यहां पे याद रखना बेटा, वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हें याद करना है कि सेकेंड मेथड इसमें डाल देते हैं, दैट इज कॉरे हाउस इफेक्ट। कॉरे हाउस इफेक्ट, इसके द्वारा हम अनसिमेट्रिकल हो चाहे सिमेट्रिकल हो कोई भी अल्केन बना सकते हैं। करते क्या है बेटा, इसमें RX की रिएक्शन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम विद कॉपर हैलाइड COX।
ठीक है, यहाँ एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग RLix, और उसके बाद रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म नहीं करवा रहा, सीधा से रिएक्शन याद रखो। अब इसमें देखो ऐसे याद रखते हैं हम लोग कि लिथियम की प्रेजेंस में करवाते हैं और Rx प्लस लिथियम प्लस R-X, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका R प्लस R-Cu X और Li, इस तरह का कंपाउंड बनता है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इवन दो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, यहाँ पॉसिबल हो जाता है थ्रू कोरेहाउस इफेक्ट। नाउ थर्ड रिएक्शन जो आती है दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। इस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक Rx की रिएक्शन करवाते हैं विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनता है बेटा? RMgX। और ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसको तो मैं चैप्टर के फॉर्म में तुम्हें कराऊंगा अलग से एक, जिसका क्या नाम होता है? गेगनार्ड रिएजेंट। गेगनार्ड रिएजेंट जिसको हम GR कहेंगे शॉर्ट में। इसको चैप्टर के फॉर्म में लेंगे बेटा अलग से, जब आपके अमाइंस हो जाएंगे ना तब इसको लेंगे। हर एक चैप्टर में इसकी रिएक्शंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होगा, तो इसकी पूरी स्टोरी समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहले आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ। ये जो RMgX है ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है बेटा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक हो, मतलब कार्बन कंपाउंड्स हो, मेटल हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। और GR गेगनार्ड जो था एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको नोबेल प्राइज मिला था इस बात के लिए कि इसने इस कंपाउंड के थ्रू दुनिया के जो भी पॉसिबल कंपाउंड तुम सोच सकते हो सब कुछ बनाए थे। सब कुछ बनाया जा सकता है इसके थ्रू। तो कन्वर्जन अगर कहीं पे भी आया ना तो बेटा GR को समझ लो, हर गाड़ी को GR पे घुमा दो और कन्वर्ट कर दो, सारे कन्वर्जन सही हो जाएंगे, क्योंकि इसके थ्रू हर चीज़ पॉसिबल है। समझ में आई? तो RMgX की रिएक्शन करवाता हूं विद एक्टिव हाइड्रोजन, विद एक्टिव हाइड्रोजन। तो हमेशा बेटा याद रखना अल्कीन से बनते हैं। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन किस किस के पास होता है? एक्टिव का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये याद रखिए किस किस के पास होंगे। कुछ रिएक्शन तो यही याद कर लोगे आप। तो RMgX की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करवाता हूं तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो आसानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, अगर अमाइंस की बात करूं तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। उसके बाद अगर अल्कोहल की बात करूं तो ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ठीक। अगर मैं एसिटालाइड्स की बात करूं, याद है ना एसिटालाइड्स, कल बताया था, अल्काइंस के साथ में ये भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो होता क्या है, RMgX किस तरह से रिएक्शन करता है? देखिए बेटा ये जो R है ये इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, सबके एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। अगर आप किसी के साथ भी कराओ, मैं चारों के साथ करवा देता हूँ, RMgX प्लस RMgX प्लस RMgX प्लस, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? RH बन जाएगा प्लस MgX, OH बाहर निकलेगा। यहाँ पर RH बन जाएगा प्लस MgX और NHR बन जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो RH बनेगा प्लस MgX और OR बन जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे तो RH बनेगा प्लस MgX और C ट्रिपल बॉन्ड CR बन गया। तो विद एक्टिव हाइड्रोजन, अगर एक्टिव हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा अल्कीन्स बनेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन किन किन के पास है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है एसिडिक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो आसानी से बाहर निकल सकता है। कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को समझिए। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि GR शुड बी प्रिपेयर्ड। GR का मतलब समझ गए ना, गेगनार्ड रिएजेंट। शुड बी प्रिपेयर्ड
अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन वाई, कि जीआर जो होता है उसको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाया जाना चाहिए। मतलब कि बेटा वहां कहीं मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर हो भाई तो तुम्हें बनाना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें बनाना क्या है, जीआर बनाना है, मतलब ये गिनार्ड रिएक्शन बनाना है। तो बनाने के लिए तुम क्या करोगे, बनाने के लिए तुम क्या करोगे, आरएक्स की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम के साथ में, और RMgX हो गया, जीआर बना। लेकिन इस बार मैंने मीडियम देखो क्या रखा है, यहाँ पर ड्राई ईथर नहीं डाला। मतलब ये तो पूछ रहा है कि ड्राई ईथर ना डालेंगे तो क्या होगा, तो ड्राई ईथर नहीं डालेंगे तो वहाँ पानी होगा, और पानी होगा तो ये जो बनने वाला जो जीआर था वो बेटा वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। और अभी बताया था आपको बेटा वाटर के साथ में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो आपकी गाड़ी कहाँ रुकेगी, आपकी गाड़ी जाके रुकेगी अल्कीन पर। तो तुम अल्कीन बना रहे थे कि जीआर बना रहे थे, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीआर द मीडियम शुड बी एनहाइड्रस विदाउट मॉइस्चर, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ तो जीआर तो बनेगा ज़रूर, लेकिन वो जीआर उस मिलने वाले मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके गाड़ी कहाँ छोड़ देगा, अल्केन पे छोड़ देगा आपको। कहानी क्लियर हुई। यहाँ आर को तुम समझ जाओ, और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल समझ लो आप, ये दे दिया बेटा आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ले लो, जब एग्जांपल ही ले रहा हो, और इसके मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा बेटा, बताओ, MgBr। ये जो Mg होता है इन दोनों के कार्बन और Br के बीच में टपक जाता है बस, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब Gr का पूरा नाम अगर IPC देना ना तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। तो यहां देख लो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया बेटा। एरोमेटिक जीआर भी होते हैं, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करूंगा, मैं अभी एलिफेटिक की बात कर रहा हूँ। नाउ द लास्ट रिएक्शन, समझ में आ गए, तो पूरी स्टोरी समझ में आ गई। इस बात को अच्छे से याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि विद एक्टिव हाइड्रोजन, तो जीआर की एक रिएक्शन तुम्हें पल्ले पड़ गई है, जो कहाँ कहाँ आएगी, अमाइन चैप्टर में आएगी, अल्कोहल चैप्टर में आएगी, दोनों जगह इन्वॉल्व होगी कहानी। यहाँ बड़ी आसानी से समझ में आता है, जब वहाँ पूछते हैं ना तो यहाँ भूल जाते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो याद रखना ये बात। नाउ लास्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो बेटा फोर्थ टाइप रिएक्शन आ गई, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा होता है रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, सीधी सी बात। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, बहुत सारे बताए थे आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड हो गया। ये बात याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है भाई। हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स का मतलब जो आसानी से H नेगेटिव आयन निकाले, तो इसके कंपैरेटिव ये आसानी से H नेगेटिव आयन निकालता है, ठीक है। इसका भी रीज़न आगे क्लियर करूँगा क्यों करता है ऐसा। उसके बाद निकल पैलेडियम प्लैटिनम विद हाइड्रोजन, या फिर सोडियम विद इथाइल एल्कोहल, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको, तो उन एग्जाम्पल्स को याद रखो, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि CCCCl है बेटा, और यहाँ डाल देंगे आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा। तो ये करते क्या है बेटा, इनका काम होता है नेसेंट हाइड्रोजन को देना, ठीक। ये 2 हाइड्रोजन देंगे, 4 देंगे या 6 देंगे, मल्टीपल्स के फॉर्म में निकलते हैं। तो इसने 2 दिया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा, CCC प्लस HCl। अब तुम्हें चाहे ऐसे दे दें चाहे कैसे भी उठा के दे दें, अब बताओ निकल विद हाइड्रोजन दे दिया तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, आपको देंगे हाइड्रोजन, तो क्या करें बेटा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बनेगा, ये बन गया। अगर तुम्हें साइक्लिक फॉर्म में दे दिया, चलो साइकिल के फॉर्म में दिया तो यहाँ ले लो, और यहाँ ले लो सोडियम विद C2H5OH। बस तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि है क्या है वो चीज़,
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्रोजन देना, तो ये हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड को क्लीव कर दो, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्लस HCl। आ गया समझ में? तो रिडक्शन तो सबसे आसान है, सिर्फ क्या याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट्स को याद रखो। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये हमेशा नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन्स। नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो रिएक्शन के दौरान बन रहा हो और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम अप हो जाए। अब वो मैकेनिज्म भी क्लियर होता है कि कैसे हाइड्रोजन बाहर निकालता है, राइट। तो यहाँ पर हर एक का निकालने का तरीका अलग अलग है, हर एक का निकालने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ मैं, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे वो था ना Gr, वैसे ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसपे ऐसा होता है चार्ज, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो इस तरह से बनता है, लिथियम पॉजिटिव Al H H H H और नेगेटिव चार्ज इस पे होता है बेटा, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना, ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, जो सोचिए। अब ये हाइड्रोजन है भाई, एल्यूमिनियम की टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये लिथियम जो है वो टूट जाएगा इस लिथियम पॉजिटिव में और AlH4 नेगेटिव में। अब नेगेटिव चार्ज किस पर है, समझ में आ गया ना। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैं यही बता देता हूँ। सेकंड स्टेप में ये होगा कि हाइड्रोजन लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। कैसे करेगा, अब जरा मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन किस तरफ होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए कि इधर है? अगर ये इधर जाता है तो क्या है, बड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन नहीं क्रिएट होगा, तो ये हाइड्रोजन इस साइड निकलेगा और ये माइनस ऑफ H नेगेटिव करेगा, प्लस AlH3 बन गया। अब देखो ये जैसे यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे हो गया, नेगेटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसने क्या किया, हाइड्राइड आयन दिया, और ये हाइड्राइड आयन आगे जाके क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म ही बता दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो कहानी खत्म हो गई आपकी। देखो बेटा, अब वो समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप वो हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये वाला मैंने हलाइड लिया है, ठीक है, ये हलाइड लिया, तो हलाइड क्या करता है, इस लिथियम आयन इस हलाइड को खींचेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो जो AlCl4 नेगेटिव है वो आगे अटैक यहाँ करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अटैक यहाँ करेगा। तो जो Al है वो H H H H नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो ये डिस्पर्शन किस तरह से हो रहा है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो H नेगेटिव के फॉर्म में निकला तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ मिलेगी। तो लिथियम ने तो उसको खींचने का काम किया और ये H नेगेटिव इसके पास अटैक करने का काम कर रहा है, ठीक। होगा क्या, CC यहाँ पे H आ गया, ठीक है, और Cl और Li, ठीक है, ये चार्ज बनेगा। अब ये बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड कहलाएगा, तुरंत ही टूटेगा और LiCl बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनना था आपका बन गया। अब उसका आगे जो LiCl है वो इस Al, भाई एजेंट्स का काम ये होता है कि वो अपना हाइड्रोजन दे के बाकी काम खत्म करें, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो AlCl3 निकला था, AlH3 निकला था, वो रिएक्ट करे इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से Cl फ्री करें और एक और हाइड्रोजन वापस देके HCl और अपनी रिगेन सिचुएशन में आ जाए। मेन प्रोडक्ट तो यहीं तक आ गया। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम किस तरह से कर रहा है वो चीज़ समझो, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये स्टेप सब में कॉमन होगा, चाहे कहीं पे भी इस्तेमाल करो। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जब जनरेट होगा तो फिर H नेगेटिव आके अटैक करेगा। तो हम इसको सीधा H नेगेटिव अटैक करवा देते, कोई इशू नहीं, और Cl को बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसके मैकेनिज्म भी हो गए। फिर क्लियर हुआ? तो इस बात को बस ध्यान रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम कैसे करता है। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी सेम तरीके से काम करेगा, NaBH4, NaBH4 उसका काम भी यही होगा। जहाँ Al है वहाँ पर B कर दो, जहाँ पे Li है वहाँ पे Na कर दो, तो वो भी इसी तरह से काम करेगा। सिर्फ ये दो थे ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, वो एक जैसा काम करते हैं, बाकी का अलग काम करते थे।
सो दैट्स द एंड ऑफ अल्काइल हलाइड। एक पार्ट हुआ, अभी 3 पार्ट और हैं। एरोमेटिक हलाइड और है, और क्लोरोफॉर्म है, हेलोफॉर्म्स, उसके बाद है टेट्रा हलाइड्स और है। 4 पार्ट मिलेंगे तब जाके चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू बेटा।